अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तफसीली डिबेट चली पिछले दिनों जब चाइल्ड मैरिज एक्ट आया और बहुत से सवाल उसने जन्म दिए कि सेक्सुअल मैच्योरिटी की क्या उम्र होनी चाहिए, आर्बिट्ररली डिसाइड होती है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक जाती है दुनिया के ममालिक के अंदर। क्या पैमाना है जिसके ज़रिए इंसान ये डिटरमिन करते हैं, कोई यूनिवर्सल लॉ बना सकते हैं कि कोई उम्र है ख़ास जब इंसान को सेक्सुअल मटेरियल से या सेक्सुअलिटी से या जिनसियत से ऑल टुगेदर इंट्रोड्यूस होना चाहिए। हमारी जो जबिल्ली या फितरी कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं पाकिस्तान की, इस खत्े की जनरली, बट पाकिस्तान की खसूसी तौर पे, वो कहती हैं कि भाई काम टपाई जाओ, डिले की जाओ, बस 20-20 साल के 25-25 साल के हमने नौजवान तैयार कर लिए होते हैं जिनको जिनसियत से मुतल्लिक जो है वो बल्कि बड़ी एक सेकंड हैंड और अटकल पिच्चू किस्म की नॉलेज होती है। इसके अपने नुकसानात हैं, इसके अपने फ़वाइद भी हैं। फ़वाइद में से ये है कि हमारी कौम जनरली मासूम रहती है और इन कामों से दूर रहती है। नुकसानात में से ये है कि जो परसेप्शन बिल्डिंग करते हैं वो सेक्सुअलिटी से मुतल्लिक अपनी, वो फिर अपने पीयर ग्रुप से करते हैं, यानी दोस्त यार अजीज़ वगैरह। जो कोई बेवकूफ़ लड़का मोहल्ले में कुछ दिखा दे आपको अपने मोबाइल पे या कोई सिखा दे सुझा दे बात, तो वो आपके लिए जिनसियत का जैसे पैमाना बन जाता है कि इस पे उसी पे आप मापते हैं अपनी सारी ज़िंदगी की जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनिशियल आपके जो ऑफ सेक्सुअलिटी। अब इसके फॉलो अप में सेकुलर रियासतों के अंदर, दुनिया की सेकुलर रियासतों के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान एक सेकुलर रियासत है, फ्रेमवर्क के अतबार से कम सेक्सुअलिटी को लिमिट करना और रिस्ट्रिक्ट करना, शादी के बंधन को ख़ास तौर पे 18, 16, 21, 20, एक जिस भी उम्र पे उन्होंने आर्बिट्ररली कर दिया हो, उसके साथ साथ हैंड एंड ग्लव ये आती है कि चूँकि इनफरादी इजहार, इंडिविजुअल सेक्सुअलिटी जो है वो एक कंसेंट का मामला है, यानी कि आपकी रजामंदी का मामला है, तो उसमें रियासत और आपकी फैमिली और ट्राइबल सोशल नेटवर्क का कोई अमल दखल नहीं है, आपके मजहबी जो मर्जी बिलीफ्स हों। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक बिहेवियरल ट्रेनिंग दी जाती है जिसको कहते हैं सेक्स एजुकेशन। उसके साथ उसके अंदर बेसिकली बेसिक मकसद ये होता है कि बच्चे अपनी सेक्सुअल हेल्थ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को मेंटेन करना जान सकें स्कूल के ज़रिए, क्योंकि स्कूल या नेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं, ये प्रिटी मच हर हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन की जगह ले चुके हैं एक सेकुलर फ्रेमवर्क के अंदर। ना कबीला, ना कुंबा, ना मौलवी, ना मदरसा, ना मस्जिद, ना खानका, ना मंदिर, ना दैर, ना कलीसा, ना घर वाले आपके। बुनियादी तौर पर रियासत जो है वो एक टोटलाइजिंग एंटिटी है, वो आपको सेक्सुअलिटी से लेकर जो आपके लीगल अफेयर्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लाइजमेंट्स हैं, वो हर चीज़ को, हर एंगल को वो देखती है, प्रोटेक्ट करती है, और फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रेक डाउन करते हैं तो उनके खिलाफ वायलेंस एक्सरसाइज करने की सलाहियत भी रखती है और आपको सज़ा भी दे सकती है। जज़ा और सज़ा का मैकेनिज़्म भी रियासत के पास होता है। उस स्टेपिंग स्टोन्स में से एक स्टेपिंग स्टोन होती है सेक्सुअल एजुकेशन। अब जो डिबेट चल रही है, जो फॉलो अप बिल, मैं तो इसको कहूँगा, बल्कि मोहम्मद बिन हसन जो रिसर्चर हैं वो सही कह रहे थे कि ये फॉलो अप बिल है चाइल्ड मैरिज एक्ट का, और उसमें डिबेट चल रही है सेनेटर्स के दरमियान कि रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ को स्कूल सिलेबस में डाला जाए तो कैसे डाला जाए और क्या इसका क्या वो। अब मैं तफसील में नहीं जाता कि किस सेंटर ने क्या कहा, किसने रिजेक्ट किया, किसने अपोज किया, बट जनरल जो कंक्लूजन निकला था कि वो कि हमें नहीं समझ आ रही, टाइम टपाओ, गल बताओ, सानू नहीं पता। और उसके अंदर ये था कि एज पे डिबेट हो रही थी, किस तरह से इसको हैंडल किया जाएगा, टैकल किया जाएगा। देखिए, सेक्सुअलिटी की जो फॉर्मल एकेडमिक इंट्रोडक्शन होती है वो सिर्फ ज़्यादातर बायोलॉजी स्टूडेंट्स को मिलती है रिप्रोडक्शन के चैप्टर के ज़रिए। मैट्रिक हो, FSC हो, O लेवल हो, A लेवल हो, हाई स्कूल हो, जो भी आप सिस्टम में पढ़ रहे हैं। हमारे मुल्क में ये भी तो खिलवाड़ है बड़ा मज़े का कि हर बंदा एक डिफरेंट निसाब और निज़ाम तालीम के तहत पढ़ाई कर रहा है, बट जनरली आपकी तारुफ जो है वो बायोलॉजी की क्लासेस के थ्रू होता है। और अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हैं तो देर इज़ नो फॉर्मल एकेडमिक इंट्रोडक्शन टू सेक्सुअलिटी। इनफॉर्मल मैकेनिज्म से, जैसे आपका पीयर ग्रुप, आपके दोस्त यार, कॉलीग्स, कज़न वज़न, बड़े भाई, दोस्त यार, ये सब जैसे आपके मेंटोर्स होते हैं जिनसियत से मुतल्लिक। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कुछ हमारी वैल्यूज़ जो हैं हमारी माशरत की, वो इतनी कंजर्वेटिव हैं, वो दकियानूसी की हद तक कंजर्वेटिव हैं कि हमारे बड़े जो होते हैं वो इस सब्जेक्ट से बहुत शर्माते हैं। जैसे वो एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक नौजवान बच्चा या बच्ची जो है वो खुद से अब माशरत से, गिरदोनवा से सीख लेगा कि जिनसियत से मुतल्लिक। अब ये चाहे मतलब मंडेन चीज़ें हों, जैसे गैर ज़रूरी बाल जिस्म के, ऑल द वे टू द एक्चुअल एक्ट ऑफ सेक्सुअल
रिप्रोडक्शन और उसके ताल्लुकात और उसका डिसिप्लिन और उसका तौर तरीका, मैनी पेरेंट्स डोंट एंड अप हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। और ये एक मॉडर्न नेशन स्टेट की प्रॉब्लम भी है कि पेरेंट्स के दरमियान और बच्चों के दरमियान रिश्ता जो है वो मुनक़ते किया जा रहा है आस्ता आस्ता से, बड़े एक तरीके से, बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से। और उस वैक्यूम को फिल करती जा रही है रियासत और रियासत का जो निसाब का तालीम का निज़ाम है। अब सवाल ये बनता है कि अगेन एक एज वाला फैक्टर है कि क्या आर्बिट्ररली डिसाइड होता है कि किसको सेक्सुअलिटी से मुतल्लिक सबक दिया जाना चाहिए स्कूल या कॉलेज के अंदर। तो वो आर्बिट्ररिज्म जो है वो यूजुअली पेरेंट्स की डेफरमेंट होती है। यानी कि एक आम अच्छे माशरत में इस कबलज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कबलज़ मॉडर्न जदीद नेशन स्टेट के बनने के वालदैन, आपके बड़े, वो बच्चे को खुद असेस करते थे कि बच्चा कब सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज पे आ गया। क्योंकि ज़ाहिर बात है, कोई बच्चा 8 पे आ जाता है, 9 पे आ जाता है, कोई 10 पे आ जाता है, 11, 12, 13, 14, आर्बिट्ररी है, रैंडम है, कंट्रोल नहीं कर सकते हम इस चीज़ को। तो एक कट ऑफ, जैसे एक यूनिवर्सल कट ऑफ जैसा बना देते हैं ना कि 18 या 16, ये बनाना मुश्किल होता है। और जो एक बहुत सॉफ्ट टच रिक्वायर्ड होता है इस तरह के सेंसिटिव सब्जेक्ट को डील करने के लिए, वो यूजुअली आपके फैमिलियल नेटवर्क को छोड़ दिया जाता है कि ये खुद करेंगे, इसको मैनेज करेंगे। अब जैसे क्योंकि यूनिवर्सल कट ऑफ्स बनाने हैं, जनरलाइज्ड पॉलिसीज़ बनानी है, तो 16 पे कर देते हैं मिसाल तौर पे। आर्बिट्ररली कहता हूँ कि जब बच्चे मैट्रिक करके या ओ लेवल करके जब उस एज पे आते हैं जो कि कोट एंड कोट टीन एज का एंड होता है, करीब आ रहा होता है, यूनिवर्सिटी की लाइफ के करीब जा रहे होते हैं, तो तब हम मिसाल के तौर पे बच्चों को, वैसे बाहर के मुल्कों में कल्चर ये है कि टीन्स के एंट्रेंस के करीब ही, यानी प्री प्यूबेसेंस जिसको कहते हैं, 10, 11, 12, 13 साल की उम्र जो है, उसी उम्र में 8 क्लास में, 7 क्लास में, 6 क्लास में बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन पे डॉक्यूमेंट्रीज़, फिल्म्स, लेक्चर, डॉक्टर आके समझाना शुरू कर देते हैं कि आपने किस तरह क्या मामला करने। एक स्लिपरी स्लोप है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बहाने सेक्सुअल एटीट्यूड्स और ट्रेंड सिखाए जा रहे होते हैं। और ये एक मेरे ख्याल में जायज़ कंप्लेंट है हमारे मजहबी तबके की कि वो सेक्सुअल एटीट्यूड्स और ट्रेंड सिखाए जा रहे थे जो हमारी माशरत के अंदर फिट नहीं बैठते। जैसे कि प्री मैरिटल सेक्स का एक तस्वुर है। वेस्टर्न ममालिक में आमतौर पर सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो प्री मैरिटल सेक्स के अंदर सेक्सुअल हेल्थ को देखने के लिए होती है, चाहे वो कॉन्ट्रसेप्शन हो ताकि अनवांटेड जो है वो प्रेगनेंसीज अवॉइड हो सकें, चाहे वो STDs और STIs जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अमराज होते हैं उनको अवॉइड करने की तराकीब होती हैं। और फिर उसके बाद जो औरतों का हैज़ का साइकिल है उससे मुतल्लिक दवाइयाँ और सफाई और इन चीज़ों से मुतल्लिक वो मसाइल को वो बच्चों को हेल्प करते हैं बताने में। प्लस जनरली बॉडी पॉजिटिविटी का एक तस्वुर होता है कि एक बच्चा हार्मोनल चेंजेस के थ्रू जा रहा होता है, तो उसके उस दौर के अंदर जो वो सेक्सुअल प्रेशर्स या ट्रबल्स फेस करता है, सोशल एंग्जाइटी फेस करता है, एक्नी की शक्ल में, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की शक्ल में, या नई सेक्सुअल अर्जेस की शक्ल में, तो उनको जैसे कि एक फ्रेमवर्क बनाने के उसको देने की ज़रूरत होती है कि यार देखो नथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, और तुम बीमार नहीं हो, तुम एबनॉर्मल नहीं हो, ये सब जैसे एक नॉर्मल हेल्दी बच्चे या बच्ची का वो सारा। लेकिन हमने देखा है कि जब सेकुलर इंस्टीट्यूशंस को ये ताकत मिलती है, इतनी इंटीमेट ताकत मिलती है, तो ये ताकत इनेविटेबली अब्यूज़ की तरफ जाती है। अब्यूज़ के सेंस में एक तो बुनियादी अब्यूज़ के हमारी माशरत और हमारी जो सेंसिबिलिटीज़ है, हमारी मजहबी जो रुझान है, वो अलाउ ही नहीं करता कि हम प्री मैरिटल सेक्सुअल इंटरेक्शंस को जस्टिफाई कर सकें, हम उसको जायज़ नहीं समझते। तो ये एक बड़ा पहलू है कि अमेरिका जहाँ पे एक रिलेटिवली या वेस्टर्न यूरोप क्रिश्चियन माशरत थी, जहाँ बच्चे बहुत कम सेक्सुअल पार्टनर्स रखते थे शादी से पहले या बिल्कुल ज़ीरो ही रखते थे, अब वहाँ पे दर्जनों के हिसाब से सेक्सुअल पार्टनर्स चेंज होते हैं, दर्जनों, दिस इज़ द फैक्ट। और जो एवरेज एज ऑफ सेक्सुअल कॉपुलेशन है पहली इंटरेक्शन, वो 12-12, 13-13 साल है। इट्स टेरिफाइंग। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब
सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा, मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहां पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। और ये शादी के बंधन में नहीं है, ये बच्चे बस दोस्ती दोस्ती में कर रहे हैं, और ये एक कॉरलेटिव बिहेवियर है जो सेक्सुअल एजुकेशन के साथ साथ आया। सिमिलरली उसकी जो स्लिपरी स्लोप का फाइनल कंक्लूजन है कि जेंडर और सेक्स थ्योरी जो है वो अपने एपेक्स पे पहुंची और जेंडर डिस्फोरिया जैसे अमराज को नॉर्मलाइज किया गया कि मैं लड़का हूँ, मुझे लड़की का तस्वुरात महसूस होते हैं, मैं लड़की हूँ, मुझे लड़के के तस्वुरात महसूस होते हैं, वगैरह वगैरह। और LGBTQI+ का जो एक मसला बना है हमारे यहाँ, वो आपको नज़र आया कि एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन के तहत, क्योंकि उसको उस सेगमेंट को, उस जो वो जो एक मेंटल इलनेस की पूरी एक सेगमेंट है, उनको सिर्फ मकबूलियत चाहिए, और वो मकबूलियत रेपिटेशन से आती है कि बार बार आपके तालीम के निज़ाम के ज़रिए आपको बताया जाए। एक स्पॉन्ज लाइक माइंड जो होता है नौजवान का, जो अभी फुली डेवलप नहीं होता, अपने आइडियाज़ को आर्टिकुलेट करने की सलाहियत नहीं रखता, उसको बार बार बताया जाएगा कि ये तो एक चॉइस का मसला है, ये तो एक पर्सनल प्रेफरेंस का मसला है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, हर बंदे की एक प्राइवेसी है, कंसेंट इन्वॉल्व है, अगर रजामंदी है तो हमें क्या। वो उसी सेकुलर फ्रेमिंग के तहत, जहाँ मजहबी आइडियोलॉजी या रिलीजियस लॉ जो है वो आर्बिट्ररी, हर मज़हब के लोग कानून होते होंगे, रखें अपने पास। असल में बुनियादी ह्यूमन जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं पे हम अराइव किए, उनमें कंसेंट ही एंड ऑल बी ऑल होता है। तो ये सेंट्रल एक थीम है सेक्सुअल एजुकेशन का, जो कि बहुत नुकसानदेह है। पाकिस्तान में ऑलरेडी एक बहुत तफसीली खिलवाड़ कर दिया है तालीम के निज़ाम के साथ, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, प्राइवेट एजुकेशन वर्सेस पब्लिक एजुकेशन वाला जो हमारा मसला है। साथ ही साथ जो एजुकेशन का एक्चुअल मवाद है, कभी मुशर्रफ साहब आते हैं तो कहते हैं जिहाद की आयतें निकाल दो, बच्चे जिहादी ना बन जाएं। कभी कोई और आता है तो कहते हैं जिहाद सिखाओ इनको, हमने इनसे अफगानिस्तान में लड़ाई करवानी है। कभी कोई और आता है तो कहता है कि यार ऐसा करो कि ना हम ना यहाँ पे लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस के अंदर भर देते हैं हम लेफ्टिस्ट और एथनिक नेशनलिस्ट को, इन सारों को हम आला ओहदे दे देते हैं। और फिर जब वहाँ से उनके स्टूडेंट जाके BLA वगैरह ज्वाइन करते हैं, कहते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं लोग यार, कहाँ से आ रहा है ये कहाँ से हमारी कौम के अंदर लड़ाकापन आ रहा है और एंटी स्टेट तस्वुरात आ रहे हैं। खिलवाड़ हमने बहुत किया तालीम के साथ। हमने वी हैव अलाउड कैम्ब्रिज, वाशिंगटन, लंदन, बड़े बड़े जो यूरोपियन और वेस्टर्न ऐवान है कि वहाँ से फैसले हों कि हम क्या तालीम हासिल करेंगे, हमारा निसाब क्या होगा। साथ साथ हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स पिछले 20 से 25 साल के अंदर कबूल किए अपने मुल्क के अंदर, इन एक्सचेंज फॉर आर सोल। बेसिकली तालीम का निज़ाम जो होता है वो आपकी सोल होती है, आपकी अगली नस्ल की बुनियादी जो पॉलिशिंग और तैयारी की जा रही होती है वो होती है। तो ये सेक्स एजुकेशन भी ऐसे एक फॉलो अप बिल है। इसमें मैं खालिद अब्बासी साहब को कोट करना चाहूँगा, आलिम दीन है, दाई हैं, बड़े मशहूर कुरान के, हम उनको बड़ा उस्ताद भी मानते हैं अपना। वो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि पूरा काम करो, आधा काम ना करो। ये जो आधा टॉर्चर है ना हमारी माशरत के अंदर के कुछ मजहबी रुझानात, कुछ कंजर्वेटिव सोशल वैल्यूज़, और साथ कानून बना देंगे कि हाँ निकाह नहीं कर सकते तुम आर्बिट्रेरली जब तक कि तुम 18 की नहीं हो जाते। 18 कर लें, 19 कर लेते हैं, 18 कर लो यार। और ऐसा करो कि तुम ना स्कूल में लेकिन कोएड में जाओगे, और हाँ लड़कियों के साथ दोस्ती करवाओ बच्चों की, नॉर्मल बेटा इकट्ठे बैठना है आपने आइंदा से। यानी ये कंफ्यूज सी माशरत हम पैदा करते हैं, जहाँ हम बच्चों के सेक्सुअल या यंग लोगों के सेक्सुअल जो जज्बात हैं उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको उभारते हैं, लेकिन उनकी तस्कीन का जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इनफैक्ट आई थिंक जो लिबरल तबका है वो बहुत ज़्यादा प्रूडिश एटीट्यूड रखता है इस मामले में। जिनसी तस्कीन को चाहना, उसकी ख्वाहिश रखना बिल्कुल नॉर्मल है इंसानों के अंदर। इमोशनल कनेक्ट क्रिएट करना, भूख मिटाना अपनी, जिस्मानी खाने की डिज़ायर, दिस आर ऑल परफेक्टली नेचुरल डिज़ायर जो इंसानों के अंदर होते हैं। और इनको हमने एक अपने मजहबी फ्रेमवर्क के तहत हमने एक ढांचा दिया हुआ निकाह का। अब वो भी नाजायज़ करना है, अब वो कोई कर भी ले शौक़ से तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वगैरह वगैरह। इसी तरह ये सेक्सुअल एजुकेशन अगर उस फ्रेमवर्क को हम मान लें जहाँ फ्री सेक्स होना चाहिए, जहाँ प्री मैरिटल सेक्सुअल रिलेशंस होने चाहिए, जहाँ पे कोई कानूनी माशरती पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई एटीट्यूड ऑफ शेम नहीं होना चाहिए। सारी बात है, जब एक कौम पूरी एक चीज़ को हराम समझती है, बुरा समझती है, तो उसको मायूब निगाह से देखती है। जब कोई उस अमल में उसके करीब भी फटकेगा तो उसको शेम ही मिलेगा ना।
तो वो ये भी तो नाराज़ होते हैं ना कि यार शेम का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, हम उसको गैर कानूनी समझते हैं। तो यानी अगर एक बंदा चोरी के करीब जाए तो उसको लोग शेम ही करेंगे, उसको शर्मिंदगी की निगाह से ही देखेंगे कि तो चोर है। उसी तरह ये काम जो है, क्योंकि हम इसको बुनियादी तौर पे हराम समझते हैं, हमारे कानून भी उसको नाजायज़ समझता है, तो ये आधा तीतर आधा बटेर वाली जो पॉलिसी है ये यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है। ये डिबेट होएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये डिबेट होएगी, लेजिस्लेशन पास होगी, और फिर ना 3-4 स्कूलों के अंदर फ़ोटो खींच के वो दिखाएंगे कि हमने पढ़ा दिया है। ये एक्चुअल अवाम तक ये बकवासियात पहुँचने नहीं वाली। तो ये पिछले 15 मिनट जो मैंने भी डिस्कशन किया है ये प्रैक्टिकली पॉइंटलेस है। बट एज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज आप सोचिएगा कि आप किस किस्म की तालीम का निज़ाम चाहते हैं, जहाँ पेरेंट्स की ऑटोनमी हो, ट्राइबल ऑटोनमी हो, सोशल फेमिलियल ऑटोनमी हो, या रियासत के पास सारी ताकत हो कि वो फैसला करे कि बच्चों को इस तरह के सेंसिटिव सब्जेक्ट्स कब, कैसे और किस नोयत से पढ़ाए जाने चाहिए। तो ये बेसिकली इस डिबेट का कोर है। मेरी ज़ाती राय ये है कि सेक्सुअल एजुकेशन जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो इस तरीके से इस वेस्टर्न फ्रेमवर्क से नहीं की जा सकती, और जबरी तौर पे इस तरह स्कूल के ज़रिए कराई जाती है। एक वक्त आएगा कि आप लोगों के लिए स्कूल का माहौल तंग कर देंगे, और अक्सर व बेशतर लोग अपने बच्चों को वहाँ से मजबूरी के तहत निकाल देंगे। अगर ये स्कूल्स पब्लिकली या प्राइवेटली फाइनेंस्ड हमारे इदारे हैं, तो ये हमारी सेंसिबिलिटीज़ को, हमारे डिज़ायर्स को, डिमांड्स को, हमारी वर्ल्ड व्यू को केटर फॉर क्यों नहीं करते? ये हमारे ऊपर मगरबी तसव्वुरात को और मगरबी जो ज़ाविया है दुनिया को देखने का, वो थोपते क्यों हैं हमारे ऊपर? पर ये है कोर इस डिबेट का। आई विश द सेनेटर्स गुड लक। पास करके बना ही ना लें आपको निसाब सेक्सुअल एजुकेशन का। वैसे ज़्यादा निसाब तो बनाया नहीं जाता हमारे से। तो जहाँ तक एक सेक्सुअल हेल्थ की बात है, वो तो आपके सामने आ गई कि हमारी माशरत में लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और कॉन्स्टेंटली बनाई जा रही होती है, लेकिन हर 1-2 साल बाद पिछली दी हुई लेजिस्लेशन जो है वो पीछे रह जाती हैं, और हर बारी एक नई कानून या कोई नए इंस्टीट्यूशन या इदारे को खड़ा करना पड़ता है। इसी तरह है नैब है, FIA, हमने मुख्तलिफ इदारे बनाए। अब जब ये रिडंडेंट हो जाएंगे तो कोई और बना देंगे, हम रहेंगे ये भी मौजूद, लेकिन हम नए से नए बनाए जाते हैं, नए से नए कानून बनाए जाते हैं। हमारा मुल्क ऐसा है, थर्ड वर्ल्ड में अक्सर ये प्रॉब्लम होती है ओवर लेजिस्लेशन की। इसी तरह अब हमारा एक इदारा है FIA, बड़े हमारे अजीज़ दोस्त हैं, और अल्लाह हम सबको उनकी नज़र से और उनके शर से महफूज रखे। बट उनकी नज़र हो गए हैं 27 पाकिस्तान के जहाँबाज यूट्यूबर। तो एक मोमेंट ऑफ साइलेंस और उसके बाद कौमी तराना पढ़ेंगे हम। मैं शुक्रिया सल्यूट करना चाहूँगा उन 27 फ्रंट लाइन। बट आई एम नॉट गोना लाई, मोस्ट ऑफ दोस मैंने जो नाम देखे हैं लिस्ट में, मोहम्मद ने ऐसा ने दिखाया मुझे, मोहम्मद ने ऐसा ने, तो मोस्ट ऑफ देम आई डोंट रियली केयर अबाउट, बुरे, दे आर बैड एक्टर्स, बट इट्स द आइडिया जिससे मैं प्रिंसिपली डिसएग्री करता हूँ। आई थिंक स्टेट अपने मौक़िफ़ को कमज़ोर करती है इस तरह की हरकतें करके। आई थिंक इंडिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, जब मैं झड़प हुई थी हमारी हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान की जो क्लैंपिंग डाउन ऑन मीडिया थी, वो अमल इट्सेल्फ आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर्स था फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी एज वेल एज फॉर पाकिस्तानी ऑडियंसेस एज एंड इंडियन डोमेस्टिक ऑडियंसेस कि हम झूठ बोल रहे हैं। सो जब रियासत, जिन लोगों को उन्होंने बैन किया ना, 80-90% में कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, आई हैव सीन द लिस्ट, वो लोग बोंगे हैं, लाइक लिटरली, है ना, मेजॉरिटी द लिस्ट बोंगे लोगों की है। सो लाइक उनको बैन करके आई फील लाइक कि आप उनके लिए चले ज़मीन तंग करते हैं, मिसाल के तौर पे यही मकसद है ना, उनके लिए आप एक बेस जो ऑडियंस है कोर का, उसको आप उनसे एलिनेट कर देते हैं। अब अगर कोई एक्सेस करना चाहे, उनके नंबर्स गिर जाएंगे कि अगर एक बंदा लाख व्यूज़ कर रहा था तो वो 20-25 हज़ार करेगा, बिकॉज VPN कितने कोई लोग लगाएंगे, और ढूंढ के कौन ही देखता है कंटेंट, आ जाए सो आ जाए। आप उनको तो नुकसान करेंगे, लेकिन ओवरऑल आई थिंक एक रेट्रिक के अंदर आप अपने बयानिए को कमज़ोर ज़रूर करते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में उन लोगों का रेट्रिक ऑल बी एट बहुत डेंजरस है। मैं एक मिसाल देता हूँ, साबिर शाकर और इमरान रियाज साहब, 2 बैन होने वाले साहिबैन हैं। जंग की हालत के दौरान वो लोग ट्वीट कर रहे थे कि पाकिस्तान ने ईरान के ख़िलाफ़ एयर बेसिस दे दिए हैं अमेरिका की, मतलब अजीब व गरीब खबरें रिपोर्ट करते, राइट, ट्विटर वगैरह पे अपने में देखी थी। मैं एग्री करता हूँ, फॉल्स न्यूज़ जिस तरह ये लोग शेयर करते हैं, देयर इज़ नो मैकेनिज़्म फॉर रिकोर्स, हमारा कानून हरकत में नहीं आता। मतलब मेरे ख्याल में इट इज़ मच बेटर कि FIA के ज़रिए टोटल आउटराइट बैन्स करने के
कि इन लोगों ने जो फॉल्स रिपोर्टिंग की है, जो नुकसान किया है लोगों की सेंसिबिलिटीज़ को, उन पे जायज़ कानूनी केस बना के इनको परसू करना चाहिए कि यार आपने कैसे रिपोर्ट कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो एयर बेसिस दे रहा है अमेरिका को। ठीक है, आप यूके में बैठे हुए या कहीं और किसी मुल्क में बैठे हुए, कोई मसला नहीं है। वो अगेन ट्रेजिक है, जिस तरह आप मुल्क से आपको जाना पड़ा, भागना पड़ा, वो कोई खुश नहीं होता उस चीज़ को देख के। रियासत होती होगी बट हम लोग नहीं खुश होते। लेकिन आप बतौर मजलूम जालिम भी हो सकते हैं। मजलूम सिर्फ मजलूम नहीं होता परपेचुअली, और आप मजलूम हैं लेकिन आप जालिम भी हैं। जिस किस्म की रिपोर्टिंग आप लोगों ने करी है और ये सब, तो स्टेट आई थिंक हैवी हैंडेड सॉल्यूशंस को पसंद करता है। वो कहता है ठीक, अच्छा एक कारण है सारे, सारे बैन करो। यानी एक बाबू एक अफसर पे कहा होगा कि सर आइडिया है सर चैनल बैन कर देते हैं। मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो आरजू काजमी के चैनल के बैन होने से हुई है कि पहले उसको उसके प्यार करने वाले इंडियंस ने बेवफाई की, और अब जिनके खिलाफ वो सारा प्रोपेगेंडा उगलती रही है सारी उम्र पाकिस्तान, उन्होंने भी अकल कर ली। बट मैं समझता हूँ कि उनका चैनल बैन नहीं होना चाहिए। एक एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत हाई है मेरी ज़ाती एंटरटेनमेंट के लिए, और दूसरा आई थिंक आप पर्दा कमज़ोर करते हैं इस तरह के लोगों को बैन करके। और लेट देम, अगर कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, कुफर नहीं कर रहा, वो तो ठीक है, चलो वो ब्लास्फेमी का मामला आ जाता है। या दूसरा एक इंसान कत्ल की धमकियाँ या कत्ल की या वायलेंस के लिए उभार नहीं रहा किसी को, और बोलने तो ठीक है ना। इसमें एक दो जेन्युइन भी आई एम श्योर यूट्यूबर रगड़े गए होंगे, कोई है मतलब कोई जेन्युइन भी लोग होंगे कदर लिस्ट में। तो अभी वो खबर अभी भी आई है, तो मैंने पूरी वो लिस्ट नहीं देखी, बट मैंने नाम ऊपर से सुने हैं। तो अच्छे लोग भी उसमें बीच में आ गए होंगे आई एम श्योर इसकी साथ में। हमें उम्मीद है कि उनके चैनल बाज़याब हो जाएंगे। प्लस आप इस तरह का जब एक्शन करते हैं ना, तो आप लीगल रिकोर्स नहीं छोड़ते लोगों के पास, तो वो और से और एक्सट्रीम हरकतें करते हैं, वो और से और कोट एंड कोट नेशन स्टेट की जो एंटी स्टेट टाइप बिहेवियर्स को परसू करते हैं। सो इस ज़मीन में मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को लीगल रिकोर्स की गुंजाइश दें, पब्लिक करें अपनी 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 क्रैकडाउन को, उसकी वर्किंग, जैसा कहते हैं ना मैथ्स के वो होमवर्क में वर्किंग शो करें अपनी, आप वर्किंग अपनी शो करें, ताकि अवाम के ख़िलाफ़, अवाम के पास एक एक्सक्यूज़ ना हो आप पे मलामत करने का। आपका नीट एंड क्लीन स्लेट होगा। आपने अगर किसी को कानूनी तौर पे घर तक भी पहुँचाना है, तो आप जब पहुँचा के आएंगे तो लोग सलूट ही मारेंगे रियासत को, चाहे सिविल गवर्नमेंट हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे मिलिट्री हो। लोग कहेंगे हाँ यार ठीक ही कर रहे हैं। मतलब कोई लोग खुश नहीं है इन लोगों की रिपोर्टिंग के साथ, क्योंकि ये क्या बेवकूफ़ाना रिपोर्टिंग करते रहे हैं ये लोग, जिस तरह के लोग बैन हुए हैं। बट एट द सेम टाइम आप इस तरह की हरकतें करके उनके लिए एक सिंपैथी कार्ड बिल्ड कर देते हैं, और वो मेरे ख्याल में इट्स नॉट गुड पॉलिटिक्स। प्लस द प्रिंसिपल इनकन्सिस्टेंसी जो आप प्रेजेंट करते हैं, पहले तो मैंने प्रैक्टिकल बात की, मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तान की रियासत के लिए आला एक अपने जहन में रखता हूँ दर्जा, जहाँ पे मैं उसको देखना चाहता हूँ। उस आला दर्जे में पहुँचने के लिए पाकिस्तान को प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ेगी। अगर हमने तय किया कि हमारी फ्री स्पीच लॉज एक्स की तरह हैं या वाई की तरह हैं या उनका जेड मॉडल है, तो उस पर बाय गॉड अगर मतलब क़यामत भी टूट जाए हम उसको वो तोड़ेंगे नहीं। ये उसूल पसंदी होगी अगर हमारी स्टेट दिखाए, तो ही हमें अल्लाह दुनिया में कामयाबी देगा और दुनिया की कौमों के ऊपर गलबा देगा, और आखिरत की कामयाबी तो इसमें है ही है। तो मैं हर तरह से सिनिकल पर्सपेक्टिव से भी और एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी, एक रैशनल पर्सपेक्टिव से भी, मैं खुश नहीं होता जब मेरी कौम या मेरा मुल्क की हरकतें करती है। इट डजंट नीड टू, इट्स लाइक बीनीथ इट, इट्स बीनीथ द स्टेट इज़ ह्यूज। आई अंडरस्टैंड कि एसिमेट्रिकल जो एक वॉरफेयर का तरीका है फिफ्थ कॉलमिस्ट ग्रुप्स का, अपोजिशन का, कि आप इतनी फॉल्स रिपोर्टिंग करो कि लोगों के जज्बात आपके ख़िलाफ़ उभर आएँ, चाहे वो फैक्चुअल ना हो रिपोर्टिंग। ये भी ट्रिक है, जस्ट मैस ट्रॉमा डंपिंग करो आवाम के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दैट न्यूज़ के पाकिस्तान ने खुदा न खास्ता ये ईरान के ख़िलाफ़ एयर बेसिस मुहैया किए हैं अमेरिका के लिए। आपको मैं गारंटी करता हूँ कि नन ऑफ दोज पीपल इफ़ यू आस्क देम राइट नाउ वुड इवन केयर कि ये फॉल्स न्यूज़ थी, जो जिन्होंने सुनी ये खबर, जो एंटी पाकिस्तान या प्रो पीटी है, जो भी वो आप कहना चाहें उनको। बट द मोमेंट आप उनको ये कहेंगे ना, कहेंगे हाँ यार ये खबर तो गलत है लेकिन बात तो सही है ना, व्हाट डज दैट मीन? यानी जस्ट द सेंटिमेंट जो उनका एक प्री एग्जिस्टिंग बायस है पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की इनर वर्किंग के ख़िलाफ़, बिकॉज इमरान खान साहब जेल में हैं, उस बायस को रिफर्मेशन मिल जाती है, उसको तकवीत मिल जाती है, खबर झूठी हो या सच्ची हो, जो जैसी मर्जी हो। इट्स द व्हाट्सएप फॉरवर्ड बेसिकली। व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है आपके प्री कंसीव्ड बायस को
वो मिल जाता है, टैसिट अप्रूवल मिल जाता है, आप मूव ऑन कर जाते हो। अब बेशक वो जो बताई हुई बात कि अगर आप 8 नफल जो है वो ज़ोहर के बाद पढ़ेंगे तो आप जन्नत में, वो पावें 8 नफल एग्जिस्ट ना करें, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है ना, इट्स मेड अप। पावें वो हज़रत अली का नाम लिख के प्लेटो का कोट हो, या अरस्तू का कोट हो या मार्कस ऑरेलियस का कोई कोट लिखा हो, नाउज़ुबिल्लाह, ये आपको रीअफर्म हो गया, आपका बायस रीअफर्म हो गया, आपको विजडम मिल गई, आपने मूव ऑन करते। सेम ये लोग ये हरकत कर रहे हैं, एंड देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। आई एग्री विद यू, बट कानून का रास्ता आप रियासत अगर नहीं इख्तियार करेगी तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दिस इज़ माई ओनली 2 cents ऑन द इशू। जनरली आई डोंट गिव अबाउट ये जो लोग बैन हुए हैं, एक आधा बंदा आई एम श्योर अच्छा होगा इसमें। आफ्ताब इकबाल, ओह ओह यार, ये तो ना करो यार, you're like actually just at this point I feel like बस मेरी fantasies को बयान कर रहा है। आफ्ताब इकबाल has been banned. You know what, I will make a principal exception. आफ्ताब इकबाल and आरज़ू काज़मी should remain banned. नहीं यार, unban these people, unban these people. आप इतनी unnecessary credence दे रहे हैं इन लोगों को, इतने लूजर लोग यार, मतलब लूजर लोग, और उनको unnecessary वो मिल रही है कि वो अभी इस वक्त यही चल रहा है ना यार। मैं एक मिसाल देता हूँ, आदिल राजा, वो कितने पैसे उठा लेता है जब भी कैंपेन करता है, 40-50 हज़ार पाउंड उठा लेता होगा ना। ये ताकत किसने दी है उसको? उसको शहीद बनाया आपने, उसको शहीद बनाया आपने। वो यार सरी झूठ बोल रहा होता है, सरी सराहतन झूठ, कैमरे पे आके, ट्वीट्स में आके, जस्ट एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज पिछली चीज़ को मैच नहीं करती। पीटीआई के अंदर भी उसके खिलाफ बहुत नाराज़गी है बाय द वे, कि वो एक अलग ही एक वो ब्लैकमेलर, या आप कह लो पावर कॉरिडोर सा बन गया है, प्रेशर ग्रुप बन गया है। बट आपने उसको चैंपियन बना दिया, बट ट्राइंग टू बैन हिम, बट ट्राइंग टू हंट हिम डाउन। लगा रहने दो, अपना काम करके दिखाएं। मेरी जाती राय, अगेन आई हैव नेवर रन अ स्टेट, सो आई हैव नो आइडिया हाउ एनी दिस वर्क्स, बट मेरी जाती राय, आई थिंक हम ये गलती करते हैं। वी मेक दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वी मेक पीपल हीरोज, वी मेक पीपल हीरोज। सेम बाय द वे, मैं इसकी एक अजीब सी एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल देता हूँ। आप कादियानियों का या आप ब्लास्फेमी का केस ले लें, जेन्युइन केस भी होता है, यू मेक दैट पर्सन ए हीरो। को मॉब आ गया उसको मारने, सबर करो, कानूनी तरीका है, आप उस बंदे को हीरो क्यों बना रहे हैं? सो एनीवेज, ये हुआ है। मी पर्सनली आई एम अनफेज्ड, बट अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। बट अगर हम बैन, वैसे अगर हम बैन होते तो क्या होता है? बहुत बड़ा मसला। नहीं नहीं, नया चैनल बना ले। पहले 3.5 लाख थे, वो 1.5 लाख हो गए, 1.5 लाख। अगला चैनल 50,000 सब्सक्राइबर्स होगा। 75। नहीं, इंशाल्लाह नहीं बैन होते यार। आई होप द गवर्नमेंट ऐसा काम ही नहीं करते, हम शरीफ बच्चे हैं हम। Please don't ban us.